अपनी इकलौती बेटी गरिमा की शादी के कुछ दिनों बाद कविता ने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। आज उसका इंटरव्यू था, इसलिए कविता तैयार होकर जाने ही लगी थी कि तभी गरिमा का फोन आ जाता है। हेलो, नमस्ते बेटा। राधे राधे। राधे राधे मम्मी, क्या हुआ? फिर जा रहे हो आप इंटरव्यू के लिए? हाँ बेटा, बस तैयार हो चुकी हूँ, निकल ही रही थी। मम्मी, आप पहले ही घर के काम करके इतना थक जाते हो, रेस्ट करो ना, क्यों जॉब कर रहे हो? मुझे अच्छा लगता है बेटा काम करना, और वैसे भी तेरी शादी के बाद घर पर बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा, मन बहुत उदास हो जाता है। थोड़ा बाहर जाऊंगी, फिर से काम करूंगी तो मन भी लगा रहेगा, और फिर घर में खर्चों के लिए पैसों की भी तो जरूरत है ना। अगर काम नहीं करूंगी तो पैसे कैसे आएंगे बेटा? ओके मम्मी, मैं आपसे मिलने आऊंगी। शाम को आप आकर मुझे कॉल कर देना। ठीक है बेटा, बाय। कविता की कहानी बहुत अलग। कविता की शादीशुदा जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी रही। शादी के कुछ सालों बाद ही कविता के पति का किसी और से चक्कर चलने लगा और वो कविता को तलाक देकर दूसरी पैसे वाली औरत से शादी करके उसके साथ रहने लगा। पर कविता ने अपने ससुराल को नहीं छोड़ा, वो आज भी अपने ससुराल में ही रह रही है। कविता के ससुराल में उसके जेठ जेठानी सास भी साथ में रहते हैं। कविता की एक ननद ज्योति भी पड़ोस में ही रहती है, जो अक्सर मायके में आई रहती है, जिसका काम है सिर्फ भड़काना और आग लगाना। माँ, तुमने भी कविता भाभी को कितनी छूट दे रखी है। अरे उन्हें क्या जरूरत थी नौकरी करने की? पता भी है आजकल जमाना कितना खराब है, कहीं किसी बुरी संगत में पड़ गई तो बदनामी तो हमारे घर की ही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो ज्योति दीदी, पर माँ जी तो इस बात को समझती नहीं है। इन्हीं की वजह से तो कविता हवा में उड़ती रहती है। अरे तुम दोनों नहीं समझती हो, घर में अगर वो रह रही है तो घर में कमा कर पैसा भी तो देगी। पहले गरिमा थी, वो नौकरी करती थी तो उसकी कमाई के पैसे आ जाते थे, पर अब गरिमा की शादी हो गई, कम से कम कविता नौकरी करेगी तो यहाँ रहने का खर्चा भी तो देगी। हमने उसका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। रमेश तो उसे छोड़कर दूसरी बीवी के पास आराम से रह रहा है, और ये तो हमारे पास ही है। तुम दोनों थोड़ा समझा करो, करने दो, नौकरी कर रही है तो। कविता की सास को तो बस पैसों से मतलब था, इसलिए उसने कविता को नौकरी करने के लिए मना नहीं किया। कविता इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंचती है, पर वो नहीं जानती थी कि जो उसका इंटरव्यू ले रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसके कॉलेज का दोस्त अरुण है। अरुण और कविता एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। कविता, इतने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मैं भी तो तुम्हें कितने अरसे बाद देख रही हूँ अरुण, तुम कितने बदल गए हो। तुम भी तो कितनी बदल गई हो, तुम्हारे तो बाल भी सफेद हो गए हैं। वो तो सफेद होंगे ही, एक बेटी की शादी कर चुकी हूँ, उम्र हो गई है अब मेरी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड? अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, अब वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं। खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी पत्नी बच्चे सब कैसे हैं? अब तो बच्चे बहुत बड़े हो गए होंगे। मुझे याद आया, तुम्हारी होने वाली वाइफ का नाम तो सुनीता था ना, कैसी है वो? सुनीता ने मेरे से शादी नहीं की थी कविता, वो मुझे छोड़कर चली गई थी, उसके बाद मैंने शादी नहीं की। अरुण की बात सुनकर कविता थोड़ा भावुक हो जाती है। ओह सॉरी, वैसे मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी कंपनी है। मैं यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। गरिमा की शादी के बाद घर पर मन नहीं लगता, सोचा जॉब करूंगी तो मन भी लग जाएगा और घर की जरूरत में मैं थोड़ी मदद भी कर दूंगी। कविता, मैं जानता हूँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम मेरी कंपनी में जॉब करने के लिए परफेक्ट हो। मैं तुम्हें आज से नहीं, पिछले कई सालों से जानता हूँ। हम कॉलेज के दोस्त रह चुके हैं, इसलिए मेरे ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम जब चाहो ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। उस दिन से कविता अपने दोस्त अरुण के ऑफिस में नौकरी करने लगी। सच तो ये था कि कविता जानती थी कि अरुण और वो एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से पसंद करते हैं, पर फैमिली वालों को उस समय अरुण पसंद नहीं था। एक शाम कविता को ऑटो नहीं मिल रहा था। अरुण ने अपनी कार रोकी और बोला, कविता क्या हुआ, तुम अभी तक घर नहीं गई? वो कुछ काम बाकी रह गया था, बस जा ही रही थी। बारिश शुरू हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, टैक्सी या ऑटो मिलना मुश्किल है। बारिश तेज हो गई थी। कविता ने उस समय अरुण की कार में बैठना ही सही समझा। कुछ देर बाद अरुण कविता को उसके घर के बाहर छोड़ देता है, पर कविता की ननद जो घर से थोड़ी दूरी पर ही रहती थी, वो कविता को आते हुए देख लेती है और अगले दिन बवंडर मच जाता है। ये कैसी बात हुई कविता, तुम्हें जरा सा भी समाज का लिहाज है या नहीं? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था माँ कि कविता को नौकरी के लिए मत भेजो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। पता भी है मेरी ससुराल में कितनी बातें बन रही हैं। दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, बारिश की वजह से अरुण ने मुझे। कविता, वो तो तुम्हारे बॉस है ना, तो तुम उनका नाम लेकर कैसे बोल रही हो?
भाभी, अरुण मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। पहले से जानती हो? मुझे लगता है कि अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माँ ये अपने बॉयफ्रेंड के पास काम कर रही है। अरुण इसका बॉयफ्रेंड है, सच बात ये है। मुझे तो लगता है इसका अरुण के साथ पहले से चक्कर चल रहा है, इसी वजह से भैया ने भी दूसरी शादी कर ली। हाँ नहीं नहीं, ऐसे इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मैं अरुण से बहुत सालों बाद मिली हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं जहाँ इंटरव्यू देने जा रही हूँ वो ऑफिस अरुण का है। मेरे और अरुण के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हो। कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी उसकी बेटी गरिमा आ जाती है। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? और बुआ, आप ये क्या बॉयफ्रेंड लगाकर बैठे हो? अरे तो झूठ कहा क्या? तुम्हारी मम्मी का बॉयफ्रेंड है जिसके ऑफिस में तुम्हारी मम्मी काम करती है। पूछो अपनी मम्मी से, क्या ये अरुण को पहले से नहीं जानती? गरिमा तू मेरा विश्वास कर। हाँ ये सच है कि मैं अरुण को जानती जरूर हूँ। कॉलेज में हम अच्छे दोस्त थे, पर मेरी शादी के बाद मेरा अरुण से कोई मतलब नहीं रहा। मुझ पर विश्वास करो गरिमा। मैं अब एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती, प्लीज। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो करना है अब मैं ही करूंगी। गरिमा बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम्हारा भी मन बहुत दुखी है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से हम सभी बहुत नाराज हैं। पर तुम चिंता मत करो, हम कविता की नौकरी छुड़वा देंगे। माँ, आज के बाद कविता को नौकरी के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। ताऊ जी, मैं परेशान नहीं हूँ, बस परेशानी से निकलने का हल ढूंढ रही हूँ। गरिमा चुपचाप चली जाती है और फिर घर में सब कविता से मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि कविता की कोई गलती भी नहीं थी। गरिमा अरुण को अपने साथ लेकर आई थी। गरिमा का पति आयुष भी साथ ही था। अरुण जी, आप और यहाँ? गरिमा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर तुमने मेरी बात पर। मम्मी, मुझे आप पर उतना ही विश्वास है जितना कि भगवान पर। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से आपको ही अपने आसपास पाया है। पापा तो आपको छोड़कर चले गए थे। मेरे लिए तो मेरी माँ पापा दोनों आप ही हो। मैं जानती हूँ मम्मी, आपने जीवन के संघर्ष में कभी अपने लिए सोचा ही नहीं, हमेशा इस परिवार के लिए सोचती आई हो। मम्मी, अब आपका अपने लिए सोचने का समय है। अरुण अंकल आपसे शादी करना चाहते हैं। वो आपको तब से पसंद करते हैं जब से वो आपके साथ कॉलेज में पढ़ते थे। मैं भी आपके बेटे की तरह ही हूँ, मैं भी आपकी भलाई ही चाहूंगा। अरुण अंकल से शादी के लिए हाँ कह दो मम्मी। कविता, जानती हो मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? शायद मेरी किस्मत को तुम्हारा इंतजार था। मुझसे शादी करोगी कविता? और फिर गरिमा के फैसले को सुनकर उसके ससुराल वाले हैरान रह जाते हैं। एक बेटी अपनी माँ की खुशी देखती है। वो जानती थी कि कविता का जीवन बेरंग है, इसलिए उसने अरुण को अपनी माँ के लिए चुना और अपनी माँ कविता की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई हैं, ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही हैं कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीनों में आपकी कमर या आपका साइज कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाली सूट बना दूंगा तो फिर फिटिंग सही नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती। अपने गले में पड़े इंच टेप से वो नाप लेने लगता है। हाँ भाभी जी, जरा सा सामने आइए। हाँ, ठीक है, जरा कमर की नाप ले लूं। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता कि अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम है राजू मास्टर। मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। हाँ, ठीक से नाप लूंगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊंगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। बहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्याल में खो जाता। और क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की। ओहो, इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हैं यार। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तुमने मेरी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म मोहे दर्जी ही कीजो, ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। श्यामपुर में ही विनीता नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी सिम्मी और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। विकास की अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी। शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर गई।
ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दी। विनीता ने चाय ले ली तो शर्मिला वहाँ से जाने लगी। बहू, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कोई बात हो गई क्या माँ जी? अब चाय तो ठीक है ना? अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़ी ही हूँ जो तुझे खा जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं है। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही, वाह बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें कहा है ना मैंने बैठने के लिए, बैठो। अब जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या बातें करना चाहती थी? तब शर्मिला की सास ने उससे कहा, शर्मिला बहू, तेरी शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए, तू कब तक ये साड़ी और घूंघट में रहेगी? मैं समझी नहीं माँ जी। बहू, अब हमारी पीढ़ी की तो तुम हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहो। तुम आज की पीढ़ी हो, तुम सलवार सूट पहन सकती हो घर में, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुमको। पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं, मुझे लगा कि शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। भला ऐसा भी होता है क्या? उसके बाद विनीता ने अपनी बेटी सिम्मी को आवाज लगाई, सिम्मी, सिम्मी। सिम्मी उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। हाँ मम्मी, क्या कह रही हो? कहीं जा रही हो क्या? क्या मम्मी, इस समय मैं कॉलेज जाती हूँ ना, पर आज तो संडे है ना। विनीता ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा। तब सिम्मी कैलेंडर के पास गई और उसे पलटते हुए कहा, मम्मी, जनवरी खत्म हो गया है, ये फरवरी है, फरवरी, और आज शनिवार है। ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये तो बोलो कि तुम मुझे बुला क्यों रही थी? सिम्मी बेटा, वो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना, जो पिछले महीने खरीदे थे। हाँ माँ, है तो। सुनो ना, वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे राजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। अच्छा माँ, मैं दे देती हूँ। सिम्मी ने सूट के कपड़े अपनी भाभी को दे दिए। सिम्मी कॉलेज चली गई। बहू सुनो, ये लो सूट का कपड़ा, इसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजू टेलर्स है, तुम उसके पास चली जाओ। मैं अकेली जाऊँ? हाँ बहू, चली जाओ ना। तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा। शर्मिला सूट का कपड़ा लेकर राजू टेलर्स के पास गई। राजू ने उसे देखा तो, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है? घूंघट वूंघट निकाल के, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर शर्मिला झेंप गई। तब राजू ने उससे पूछा, कहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी भाभी जी? जी, ये सूट बनवाना है। हाँ हाँ, बना देंगे बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला। अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का, मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को वो पसंद आ गए। हाँ जी, सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट? उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया था कि ये बहुत ही भोली टाइप की है, इसलिए उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूंगा, मजा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आप ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखें और परफेक्ट नाप ले ले। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ। अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बनाऊं, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और न जाने कितनी औरतों के सूट सिले मैंने, किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती हैं, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्जाम तो मत लगाइए मुझ पर। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। शर्मिला वहाँ से चली तो गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है, उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है।
अच्छा सुनो, सिम्मी को आने दो, फिर चलते हैं तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी की दुकान पर। सिम्मी के आने के बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिम्मी उस दर्जी की दुकान पर गई और सूट सिलवाने की बात कही। अपनी आदत से मजबूर राजू टेलर बेशर्मी के साथ सिम्मी की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर छिपी उसकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर राजू टेलर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों रे, तू ही है ना राजू टेलर? जी मैडम, मैं ही हूँ। कोई बात हो गई है क्या? उसके इस बात पर इंस्पेक्टर शशिकला ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और विनीता और शर्मिला द्वारा रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया। बेशर्म, यही करता है तू दुकान में अपनी? औरतों को क्या समझ रखा है तूने? चल तू थाने चल, इतने डंडे तुझे मारूंगी, इतने डंडे तुझे मारूंगी कि तेरी सारी बेशर्मी निकल जाएगी। इंस्पेक्टर शशिकला ने राजू टेलर को जेल भेज दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 5 साल की सजा हुई। विनीता की बहू